वेलकम स्टूडेंट्स। आपका थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कल आपको एंथैल्पी वगैरह के बारे में बताया था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, इसमें टर्म आती है, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा आर एच इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यानी एक ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट किया हो, वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए मैंने एक बैलेंस इक्वेशन ली C2H5OH L प्लस 3O2G, इन्होंने मिलकर बनाया 2CO2 प्लस 3H2, और यहाँ डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू मैंने लिख दी -1367 किलो जूल पर मोल। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाएगी? इसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, फिर दोबारा समझिएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा आर एच इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल C2H5OH प्लस 3O2 मिलकर बनाएगी 2CO2 प्लस 3H2, और डेल्टा आर एच नॉट हमारा होगा -1367 किलो जूल पर मोल। सो दीज आर द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा एच की वैल्यू जरूर दिखाते हैं, या तो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी, उनका साइन जरूर लिखेंगे। यानी वो एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं और वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एक रूल आता है, इसको बोलते हैं हेस लॉ ऑफ हीट समीशन। हेस लॉ ऑफ हीट समीशन क्या कहता है, समझिएगा इसको। ये कहते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम ऐसे ए पोजीशन पर है और ए से वो डी पर जा रहा है, ये आपकी डी पोजीशन है, ऐसे जा रहा है। तो उसको जाने के दो तरीके हैं, एक तो सीधा ए से डायरेक्ट डी पर पहुंच जाए, दूसरा क्या है, पहले बी पर जाए, बी सी पर जाए, और सी से क्या जाए, डी पर जाए। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो सेम होगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन हमारी बहुत सारे स्टेप में हो। इट मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की सेम होती है, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे वो बहुत सारे स्टेप में हो। मान लीजिए यहाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है हमारी, डेल्टा आर एच नॉट है ए से बी पर डी पर जाने पर इस स्टेप में। दूसरा क्या है, ये हो जाए डेल्टा आर एच वन नॉट, ये हो जाए डेल्टा आर एच टू नॉट, ये हो जाए डेल्टा आर एच थ्री नॉट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल्टा आर एच नॉट बराबर होगा डेल्टा आर एच वन डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। तो दिस इज द हेस लॉ ऑफ हीट समीशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी of a reaction will be same whether reaction take place in single step or several steps। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन हमारी सेम होगी, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हुई हो और चाहे रिएक्शन हमारी बहुत सारे स्टेप में हुई हो। इसका अर्थ क्या होता है, हम बोलते हैं डेल्टा आर एच नॉट बराबर हो जाएगी डेल्टा आर एच वन नॉट प्लस डेल्टा आर एच टू नॉट प्लस डेल्टा आर एच थ्री नॉट प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई आपको? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे बहुत सारे स्टेप में हो, उसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो सेम होती है। अब इसे हम दूसरे तरीके समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दिल्ली से, मान लीजिए
आपको दिल्ली से सपोज कीजिए जम्मू जाना है या वैष्णो देवी जाना है, मान लीजिए जम्मू जा रहे सपोज करिए आप, अब जम्मू आपको जाना है, तो एक तरीका तो क्या, आप सीधा टिकट लीजिए दिल्ली आईएसबीटी से जम्मू का, वो मान लीजिए 600 रुपये का आता है, आपने 600 रुपये दिए, आप जम्मू में उतर गए। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है, पहले आपने क्या किया, दिल्ली से टिकट लिया आपने पानीपत का, मान लीजिए वो 100 रुपये का है, पानीपत से आपने लिया पठानकोट का, मान लीजिए वो 400 रुपये का है, पठानकोट से आपने फिर जम्मू का लिया, मान लीजिए वो 100 रुपये का है, तो टोटल पैसे कितने होंगे हमारे, 600 खर्च हुए। यही इन्होंने बोला था कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे बहुत सारे स्टेप में हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, सेम होती है, और यही कहलाती है हमारी हेस लॉ ऑफ हीट समीशन। इसको बोलते हैं हेस लॉ ऑफ हीट समीशन, ये हेस लॉ ऑफ हीट समीशन होता है। अब इसके बाद बात आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे आपको, अभी बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो भाई, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशन हेस लॉ में क्या होगा, नंबर 1, it is used to calculate the standard enthalpy of allotropic form। जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं। मान ली कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, कोयला भी कार्बन का पार्ट है और डायमंड भी कार्बन का पार्ट है, तो ये क्या है हमारा, इस रूल के अनुसार हम इसको निकाल सकते हैं। नंबर 2, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन of some compounds can also be calculated। जो कुछ कंपाउंड होते हैं उनकी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है इसके, ये इसके आपका एप्लीकेशन होते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताते हैं, देखिए आप एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल है बेटा, एक्सरसाइज में बता रहा हूं, चलो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्या है आपका, न्यूमेरिकल है बेटा 6.14, न्यूमेरिकल 6.14 एक्सरसाइज में। आपको उन्होंने इक्वेशन दिए हैं 2-3, कैसे देखो, देखो भाई उन्होंने बोला है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.14, इस टाइप के न्यूमेरिकल है, ये कंपटीशन में भी आते हैं। इन्होंने कहा है CH3OH L प्लस 3/2 O2G मिलके बना रहे CO2G और प्लस 2H2OG, और ये कहते हैं डेल्टा RH0 बराबर है -276 किलो जूल पर मोल। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। इन्होंने कहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मेथनॉल
इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट बराबर माइनस 276 किलो जूल पर मोल। दूसरा क्या कहा उन्होंने कहा कि जब हम सी ग्रेफाइट लेते हैं, सी ग्रेफाइट ब्रैकेट में लिख रखा उन्होंने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और प्लस O2G, तो मिलके क्या बनाते हैं CO2G। ये कहते हैं इसके लिए डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू जो है वो बराबर है माइनस 393 किलो जूल पर मोल। तीसरी बात आती है आपकी, ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा उन्होंने कहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, H2G प्लस हाफ O2G मिलके क्या बनाते हैं H2L। H2G है भाई, L है, जो होगा उसी के अनुसार लिखेंगे उसको L, यहाँ L है तो ये भी क्या होगा L, और इसके लिए डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू उन्होंने दे रखी होगी माइनस 285 किलो जूल पर मोल। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हो गई। 286 दे रखा है उन्होंने, 286 कर लेते हैं। अब आपसे कहते हैं व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। तो क्या प्रॉब्लम आई आपकी, उन्होंने आपको ये डेटा दिए और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ, इन तीन इक्वेशन से हमें इक्वेशन लानी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, यानी जब ये बनेगा तो कितनी हमारी एंथैल्पी चेंज होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और ये अगर बनेगा तो किससे बनेगा, जो जो इसमें एटम है वो लिख लेंगे इधर, सी ग्रेफाइट से प्लस 2H2G से और प्लस हाफ O2G से, इनसे मिलके क्या होगा हमारा, ये बनेगा। तो फिर समझ लीजिएगा, उन्होंने आपसे बोला है कि ये क्या हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन मेथनॉल है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारी ग्रेफाइट है, और ये हमारी क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, बात एक ही है। इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। इन तीन इक्वेशन को आपको दिया है, इससे आपको इनकी इस इक्वेशन की एंथैल्पी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा आपको इन तीनों इक्वेशन से इक्वेशन लानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and adding in इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन थर्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड में जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, ये होगा 2H2G प्लस O2G प्लस सी ग्रेफाइट प्लस O2G, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ दिया। अब क्या होगा हमारी इक्वेशन, अब इसको ऐसे ले लेंगे, क्या होगा, ये होगा 2H2OL प्लस CO2G। इनको मैं थोड़ा इक्वेट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करने पर भाई 2H2G प्लस 1 and 1 2O2G, ये हो गया, और प्लस सी ग्रेफाइट मिलके क्या बनाता है 2H2OL और प्लस CO2G। मान लीजिए इक्वेशन को मैं 4 नंबर डाल देता हूं, आ गई। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 में से 1 घटा दें तो क्या होगा? इक्वेशन 4 तो हमारी क्या है? 2H2G प्लस 2O2G प्लस C ग्रेफाइट, ये तो हमारी क्या हो गई? 4 इक्वेशन होगी। इसमें सब्ट्रैक्ट कौन सी करनी है हमें? फर्स्ट वाली, माइनस CH3OHL, मैं से लिख देता हूं माइनस 3/2O2G। अब हम एरो लगा देंगे, इधर हो जाएगा हमारा क्या? 2H2OL प्लस CO2G माइनस 2H2O और माइनस CO2, ये हो गई। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा? इस 2H2O से तो 2H2 कट जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा? बचेगा हमारा, यहां देख लो, मैं इसको सीधा कर देता हूं, 2H2G, ये बचा। अब प्लस C ग्रेफाइट बचा। अब देखो ये -3/2 है, ये हमारा 2/2 है, तो 2 दूनी 4 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ O2G, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? मान लीजिए इक्वेशन क्या आ गई हमारी? 5, तो हमारी वही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो इक्वेशन हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसा हमने इस इक्वेशन को लिया है वैसे इनके एंथैल्पीज को लेंगे। एंथैल्पी लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, एंथैल्पी लेने के लिए हमने क्या किया था? हम लिखेंगे डेल्टा RH0 ऑफ सी, या डेल्टा FH0 ऑफ CH3OH, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल क्या होगी? ये होगी हमारी, आपका इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, यानी 2 इंटू माइनस 286, और उसको सेकंड में जोड़ा था प्लस माइनस 390 होगा, और माइनस माइनस 726, इन वालों कैलकुलेट कर देते हैं। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 5, माइनस 390 और माइनस माइनस प्लस, जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2 9 7 16, 5 3 8 और एक 9, माइनस का प्लस 726, तो 962 में से माइनस का 726 घटा दिए। यहाँ 12 में से गए 6, यहाँ बचे 3, और यहाँ बचा हमारा 1 बचा, 2 बचे, तो कितना आ गया ये? -236 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? देख लो इसका आंसर क्या है जी, 6.14। वो यार -239 किसी यार, अच्छा 239, ये आपका -385 लिया होगा उन्होंने, तो कितना होगा? 239 या 37 लिया होगा, जोड़ेंगे सिंपल आ जाएगा, वो कोई बात नहीं, इसको टिक कर लेने यहाँ पर, सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम? इस तरीके से हम एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसका क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है 6.9,
एग्जाम्पल 6.9। तो क्या करेंगे समझ लीजिएगा, ये भी इस तरह क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पर। सिक्स पॉइंट नाइन एग्जाम्पल। अब की बार उन्होंने इक्वेशन बना के नहीं दिया आपको, उन्होंने आपसे बोला है द combustion of 1 mole of benzene take place at 298 Kelvin temperature and 1 atm. After combustion, CO2 and H2 are produced, are formed, and 3267 kilojoule of heat is liberated. क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा बेंजीन को कंबस्शन किया हमने, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6L। कंबस्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ जलाना। जब भी हम जलाएंगे तो CO2 बनेगी और H2 बनेगी, CO2 प्लस H2O, CO2G प्लस H2OL, ये मतलब है। ऐसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे क्या है, कार्बन के 6 हैं तो यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 और यहाँ कर देंगे 15/2O2। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब उन्होंने कहा इसमें एंथैल्पी जो रिलीज हुई है यानी डेल्टा RH0 की वैल्यू -3276 किलो जूल पर मोल है। 3267 किलो जूल पर मोल। अभी कह रहे हैं अगर हमारा आगे उन्होंने दिया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा RH0 बेंजीन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो जब CO2 बन रहा है बेटा हमारा तो किससे बनेगा? ये बनेगा C ग्रेफाइट प्लस O2G के द्वारा। और यहां उन्होंने कहा डेल्टा RH0 की वैल्यू हमारी हो गई हमारी -285.83। उसके बाद में इन्होंने कहा H2G प्लस हाफ O2G मिलके क्या बनाते हैं H2L। और उन्होंने कहा इसके लिए डेल्टा RH0 है हमारी 285.83 और इसके लिए थी हमारी -393.5 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या पूछते हैं आपसे? ये आपसे पूछते हैं व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो ये आपको इक्वेशन दे दी उन्होंने। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी सेकंड और ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी थर्ड हो जाती है। अब उन्होंने कहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जो भी पूछता है उसको यहां लिख लेते हैं। उन्होंने इसके लिए HF0 की वैल्यू पूछी है, तो किससे मिलकर बनी हुई है? ये मिलकर बनी है 6C ग्रेफाइट से और 3H2G से। ये इक्वेशन हमारी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें इससे लानी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन इक्वेशन से इक्वेशन को लाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा देखिएगा, देखो बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6 and adding in sorry equation 2/6 and 3/3 and adding।
उसके बाद ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, पहले आएगा 6 ग्रेफाइट, यानी 6 ग्रेफाइट प्लस 6 O2G प्लस 3 H2G प्लस 3/2 O2G, और इधर क्या हो जाएगा 6 CO2G प्लस 3 H2L। हमने ऐसे किया तो इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर लेंगे, 6 C ग्रेफाइट प्लस 3 H2G प्लस इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 15/2 O2G, इससे मिलकर बनेंगे 6 CO2G प्लस 3 H2L। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन सी होगी हमारी, ये क्वेश्चन हमारी 4 हो गई। फिर वही काम, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, इक्वेशन 1 को 4 में सबट्रैक्ट कर दो तो क्या जाएगा 6 C ग्रेफाइट प्लस 3 H2G प्लस 15/2 O2G, इसमें घटाई कौन सी हमने, फर्स्ट वाली, माइनस C6H6L माइनस 15/2 O2G एरो 6 CO2 प्लस 3 H2L माइनस, ठीक है जी। अब आप इनको कैंसिल कर दीजिएगा, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ये 3H2 था, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 6 C ग्रेफाइट प्लस 3 H2G, एरो लगा देंगे तो हो जाएगा C6H6L, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आ गई, तो वही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी। अब जैसे आप इक्वेशन को लाएं वैसे ही क्या करेंगे, आप इनकी एंथैल्पीज को देख लेंगे। तो एंथैल्पी देखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर यहां पर हम ले आएंगे, तो देखो हम लिखेंगे आपका वैल्यूज जो है इसमें लिखी हुई है, हम लिखेंगे यहां पर डेल्टा R H यानी डेल्टा F H नॉट ऑफ C6H6 बराबर, हम लिखेंगे 6 इंटू, ठीक है, तो जो हमारी क्या थी CO2 का मैटर था वो था माइनस 393.5 और प्लस 3 इंटू माइनस 283.5 माइनस 283.83 सॉरी, और माइनस 3267, इन सबको इक्वेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 48.15 किलो जूल पर मोल। सो दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होती है, ठीक है जी, समझ गए। तो इस तरह से हम हेल्स लॉ के क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। अब उसके बाद में आता है बॉन्ड हेबर साइकिल, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड हेबर साइकिल। तो बॉन्ड हेबर साइकिल में क्या होगा, देखो भाई,
बॉन्ड हैबर साइकिल का मतलब होता है द एंथैल्पी डायग्राम for the formation of ionic compound is known as, क्या कहलाता है उसको, बॉन्ड हैबर साइकिल। यानी एंथैल्पी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड हैबर साइकिल। तो जब भी हम एंथैल्पी डायग्राम लेते हैं किसी भी कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल। ये बॉन्ड हैबर साइकिल कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए NaCl बनता है, तो NaCl कैसा बनेगा, उसके बारे में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है वही क्या है हमारा, वही हमारा बॉन्ड हैबर साइकिल कहलाया। मान लीजिए आपने NaCl बनाया, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2G मिलके क्या बनाएगा, NaCl सॉलिड। ये हमारा कंपाउंड बनता है। जब ये बनता है, ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल। मान लीजिए हमने सोडियम लिया, सोडियम की हमने रिएक्शन करा दी, इसके साथ पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा Eg यानी डेल्टा SuBH0। पहले ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो लिखेंगे डेल्टा सोडियम Nag यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, वो होगी डेल्टा IH0 यानी स्टैंडर्ड आयनिस एंथैल्पी। तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+G में। उसके बाद जब हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्लोरीन है, इसका एक मॉलिक्यूल टूटेगा पहले Cl एटम के अंदर यानी Clg के अंदर, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी यानी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देते हैं। उसके बाद में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो इसने छोड़ा, इसने लिया, वहां होगा डेल्टा EgH0 यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो क्या यहाँ काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-G में। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl और यहाँ होगा डेल्टा लैटिस H0। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा एंथैल्पी डायग्राम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज, क्या कहलाया हमारा वो, उसको बोलते हैं हम आपका बॉन्ड हैबर साइकिल। ये बॉन्ड हैबर साइकिल कहलाता है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने इसको लिया डेल्टा SuBH0, इससे काम कन्वर्ट हो गया डेल्टा H0 में, Na+ बना, Cl- बना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल था, एटम में टूटा, एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Cl-G में कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगी, देखिएगा बॉन्ड हैबर साइकिल के लिए इक्वेशन क्या होगी, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ यानी डेल्टा RH0 ऑफ NaCl बराबर हो जाएगी, क्या होगी जी, पहले लिखेंगे डेल्टा SuBH0 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा IH0 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस D/2 का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है, माइनस डेल्टा EgH0 और उसके बाद आपका प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा जी आपका, लैटिस H0। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NaCl निकालनी है तो इन वैल्यूज को वो आपको देगा और इन वैल्यूज से आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl निकाल दोगे। तो बॉन्ड हैबर साइकिल क्या हुआ, बॉन्ड हैबर साइकिल क्या, एक साइकिल क्या है जी,
द एंथैल्पी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड हैबर साइकिल। यानी वो एंथैल्पी डायग्राम जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमें मिलता हो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड हैबर साइकिल बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने Na प्लस हाफ Cl2 मिलकर NaCl बनता है, तो डायरेक्ट नहीं बनता, पहले जो सोडियम है Na वो कन्वर्ट होगा गैसेस सोडियम में, उसके बाद वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह क्लोरीन जो मॉलिक्यूल हो पहले एटम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- में कन्वर्ट होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वहां से क्या होगा, लेटिस एंथैल्पी यानी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा फिर इसको डेल्टा आर एच नॉट NaCl बराबर डेल्टा एस यू एच नॉट डेल्टा एच नॉट प्लस डी बाई टू माइनस डेल्टा इजी एच नॉट प्लस माइनस लेटिस एच नॉट। वही वाली बात आ गई, ये वही रूल है जो आपने पढ़ा था हेस लॉ में कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या बहुत सारी रिएक्शन में हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन होती है वो सेम होती है। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।